हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक कैट एस्पिरेंट है जो इस साल कैट देने का प्लान कर रहे हैं या फिर ईयर ड्रॉप करके रीअपियर करोगे कैट के लिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एग्जाम। देखो, कैट एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारी एक ड्रीम परसेंटाइल होती है, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, कभी हमारे स्कोर आते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से कैसे डील करना है एंड एंड में जो आपका एक ड्रीम कॉलेज है उसे कैसे अचीव करना है, बहुत डिटेल में यहां पे हम बात करने वाले हैं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए कि आप एमबीए करना क्यों चाहते हो। मेरी काफी सारे लोगों से बात होती है, डिस्कशन होता है, एंड मैंने ये नोटिस किया है कि जिन स्टूडेंट का, जिन एस्पिरेंट्स का ये क्लियर होता है कि वो एमबीए क्यों करना चाहते हैं, वो अपनी जर्नी को, अपनी कैट प्रिपरेशन जर्नी को काफी अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। एंड जिन लोगों को क्लैरिटी ही नहीं होती, वो थोड़े थोड़े दिनों बाद डीमोटिवेट होते रहते हैं। आपके एमबीए करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि भाई आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है, अभी आप जो जॉब कर रहे हो वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, उतनी फैसिनेटिंग नहीं है, एंड आपको लगता है एमबीए करके आप एक मैनेजरियल रोल पे जा पाओगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है बच्चों का एमबीए करने का, वो है बेटर प्लेसमेंट। भाई अगर आप टॉप 20-30 एमबीए कॉलेज में जा रहे हो तो आपकी काफी अच्छी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई अपनी प्रोफाइल को स्विच करना चाहते हैं, अभी वो हो सकता है टेक्निकल फील्ड में हो, बट उनको अपना जो करियर डेवलप करना है वो एमबीए में करना है। फोर्थ है कि आपने इससे पहले कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो अब आप सोच रहे हो कि यार एमबीए के टॉप कॉलेज में चले जाएं, सो दैट पुराने जितने भी पाप हैं वो माफ हो जाएं एंड हमारा करियर जो है बहुत अच्छे से स्टार्ट हो, ठीक है। फिफ्थ होता है, काफी सारे लोग होते हैं जो कहते हैं लर्निंग चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि एमबीए में आपकी जो लर्निंग होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। एंड आपकी जो नेटवर्किंग होती है, आपकी जो स्किल डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो बनती है, वो डेफिनेटली आपके ओवरऑल जो करियर है उसको ग्रूम करती है, उसको शेप करती है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो भाई अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और ये सोचो कि मैं यार एमबीए करना चाहता क्यों हूं, उसका रीजन क्या है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, जितनी बार भी आप डीमोटिवेट हो गए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई भी अदर एमबीए एग्जाम्स हो, जब भी आपके मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो यही वो रीजन होंगे जो आपको सबकॉन्शियसली बार बार मोटिवेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अपनी गोल क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, और पता है तो वो इग्नोर कर देते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं ऐसे देखता हूं जो कहते हैं सर मुझे सिर्फ कैट देना है, मुझे कोई और एग्जाम देना ही नहीं है। ये गलत अप्रोच है। इसका रीजन समझो, जब आप एक ही एग्जाम के ऊपर सारा का सारा प्रेशर डाल देते हो तो भाई आप ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो, ज्यादा आपके ऊपर एक बर्डन सा लगने लगता है और आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी है और मेरे सामने 5 से 6 ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली एक या दो एग्जाम जरूर ऐसे होते हैं जिसमें आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है। और ऐसे काफी सारे एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसमें बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। तो अगर मान लो मैं आपसे कैट की बात करूं, तो कैट के थ्रू आप जा सकते हो आईएम्स में, एफएमएस में, एसपी जैन हो गया आपका, उसके बाद आईएमटी, आईएमआई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है, आईआईटीज हैं, एमडीआई गुड़गांव, तो काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप कैट के थ्रू एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जो एक मेजर एग्जाम इंडिया का बनता है एमबीए के लिए, वो है जैट का एग्जाम। जैट के थ्रू आप जाते हो एक्सेलराई में, जैट के थ्रू आप जा सकते हो आपका आईएमटी का जो कॉलेज है, एक्साईएमबी जो है, तो काफी सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं। देन आपका एग्जाम होता है आईएफटी का। अगर आपका इंटरेस्ट है इंटरनेशनल बिजनेस में, फॉरेन ट्रेड को आप पढ़ना चाहते हो, तो इसमें आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में सीखते हो। तो आईएफटी के अपने 3 कैंपस हैं, दिल्ली का है, कोलकाता का और एक आंध्र प्रदेश में है, और इसका खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद मैं बोलूं तो एनमैट। एनमैट एक पॉपुलर एग्जाम है बच्चों के बीच में, जिसके थ्रू आजकल काफी सारे कॉलेज का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे। जब स्टार्टिंग में एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो एनएमआईएमएस इसका स्कोर एक्सेप्ट करता था, लेकिन अब मल्टीपल कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो एनमैट देके आप एनएमआईएमएस मुंबई में जा सकते हो जो टॉप कैंपस है। उसके बाद भाई आप केजी सोमाया में जा सकते हो, आप एक्साईएमबी में जा सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे भी आपके निकल के आते हैं। उसके बाद आपके सामने स्नैप का पेपर होता है, जहां पे आप एसआईबीएम पुणे हो गया, एससीएमएचआरडी हो गया जो एचआर का बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसके बाद एसआईआईबी हो गया जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काफी अच्छा है, तो इन कॉलेजेस में आप जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं सीमैट की बात करूं, तो सीमैट के थ्रू आप अगेन टॉप इंस्टीट्यूट जैसे जेबीआईएमएस, केजे सोमाया,
आपका सिडनम हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हो गया, वहां पे आप एंटर कर सकते हो। अगर हम टिस की बात करें तो टिस के थ्रू आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एंटर कर सकते हो। इनके भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ये आपको एमबीए नहीं कराते हैं, ये आपको एमए कराते हैं, लेकिन जो टिस का एचआर का कोर्स है वो इनका फ्लैगशिप कोर्स है। और इंडिया में अगर आप टॉप 2 कोर्सेज देखोगे एचआर के, तो उसमें टिस का नाम आता है आफ्टर एक्सेलराई जमशेदपुर। उसके बाद आप सीईटी का पेपर दे सकते हो, महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप जेबीआईएमएस हो गया या सिडनम हो गया, जितने भी महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस हैं उसमें आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, देन आपके सामने एग्जाम होता है एसआरसीसी जीबीओ का, जिसके थ्रू आप एसआरसीसी कैंपस में जा सकते हो जीबीओ प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी आपके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे माइका का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप भाई माइका इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, जो एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप एक्सजीएमटी का एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू आप जेवियर यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो। आप पीजीडीबीए का एग्जाम दे सकते हो, जिसके थ्रू भाई जो ज्वाइंट प्रोग्राम होता है आईएम कलकत्ता, आईआईटी खड़गपुर और आईएसआई का, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। एंड ऐसे ही कुछ और एग्जाम्स भी होते हैं। तो अपने आप को ना क्लियर करो कि जब मैं एग्जाम दूंगा, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं, एक बात समझ के चलो भाई 70 to 80% सिलेबस आपका सेम होता है। डिफिकल्टी लेवल वेरी हो सकता है, बट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे एग्जाम्स का सेम रहता है। तो जब आप तैयारी कर रहे हो तो अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, सो दैट आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कैट में 99 ले आते हैं, बाकी एग्जाम में स्कोर नहीं करते, तो उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। काफी सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका कैट में 60-70 रहता है, बट जैट में वो 98-99 ले आते हैं, जिसके थ्रू वो आईएम्स के इक्विवेलेंट एक्सेलराई में चले जाते हैं। इवन दो हमने एक स्टूडेंट हमारा जिसने भाई ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की थी सी मैट के एग्जाम में, उसका कैट जैट आईएफटी एवरेज रहा था, बट यहां पे उसकी 99.99 परसेंटाइल आई थी जीत मुखर्जी की, एंड जिसके थ्रू उसको जीबीआईएमएस में एडमिशन मिला। तो आप अगर अपने ऑप्शंस ओपन रखोगे तो हमेशा एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अपने डोर्स जो है वो क्लोज नहीं करने। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट जो मैं बात करना चाहता हूं वो है कैट इज अ मैराथन। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात की है एंड मैंने ये रियलाइज किया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर अगर मैं 99.99 परसेंटाइल ले आऊं तो क्या मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, मेरी प्रोफाइल बेकार है। सर अगर मैं दिन रात एक कर दूं तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। सर मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूं, क्या मेरा कैट क्लियर हो जाएगा। सर मैं अगर दिन में 14 आवर्स 15 आवर्स पढ़ूं तो मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ये गलत तरीका है अप्रोच करने का एग्जाम को, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप जल्दी बर्नआउट हो जाओगे। कैट जो एग्जाम है ना वो एक मैराथन है, कैट कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है। कैट आपसे ये नहीं कहता कि डेली मुझे 16 आवर्स दो, कैट कहता है कि डेली आप मुझे 3 to 4 आवर्स दो, लेकिन डेली दो जब तक एग्जाम नहीं होता। कैट में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आज पढ़ाई करी और 5 दिन में मैं कैट के लिए तैयार हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि कैट जो है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, काफी ज्यादा वो मॉक प्रैक्टिस मांगता है, आपकी स्ट्रेटजी को डेवलप करता है। और कैट की जो तैयारी है उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आपको अपना गोल क्या बनाना है कि मैं यहां पे स्टैंड करता हूं ए पे और मुझे बी पे पहुंचना है, ये बात मुझे क्लियर है। मैं आज कहीं पे भी स्टैंड करता हूं, मुझे ये 99 का बेंचमार्क है जहां पे पहुंचना है, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। आपको प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा। हर दिन, हर टेस्ट, हर कॉन्सेप्ट के बाद अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरे तो मार्क्स में नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो टॉपिक टेस्ट करता हूं तो 5 ही क्वेश्चन कर पाता हूं, तो अगर आप अपने माइंडसेट को ही नेगेटिव बना लोगे और बार बार जब आप इस पे सोचोगे तो आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा। आपको डे 1 पे ही ये सोचना है कि कैट जो एक मैराथन है, मैं एक लंबी जर्नी के लिए तैयारी कर रहा हूं और उसमें बीच में ब्रेकर्स भी आएंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन मुझे चलते रहना, और अगर मैं चलते रहूंगा तो डेफिनेटली रिजल्ट मिल जाएगा। तो इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है, सर 99 परसेंटाइल तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक एवरेज कैंडिडेट हूं जिसके हमेशा 10-12 में 60 70 80 की रेंज में मार्क्स रहे हैं। तो आपको अपने माइंड से ये कंफ्यूजन क्लियर करना है कि 99 परसेंटाइल का मतलब 99 परसेंटेज नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको 99 क्वेश्चंस करने हैं तब जाके आपकी 99 परसेंटाइल आएगी। एब्सोल्युटली गलत है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उनमें से कितने लोगों से आप आगे हो। अगर मैं आपको एक्चुअल डेटा बताऊं तो 4 साल का डेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, कैट 2020 की अगर मैं बात करूं तो 228 मार्क्स का आपका एग्जाम था, जिसमें से अगर आप 99 का एक बेंचमार्क बनाते हो तो 101 मार्क्स, विच इज 44% ऑफ द टोटल मार्क्स लाने पे आपकी ये ड्रीम परसेंटाइल अचीव हो रही थी। सिमिलरली अगर आप कैट 2019 देखोगे तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, 156 मार्क्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 52% पे आपका 99 परसेंटाइल आया था।
कैट 2018 की बात करें तो 300 मार्क्स विच इज 154 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया था, विच इज अगेन 51 परसेंटाइल। कैट 2017 में भी 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ था एंड आपको अप्रोक्सीमेट 58 परसेंटेज पेपर सॉल्व करना था, जहां पे आप 99 परसेंटाइल अचीव कर पा रहे थे। तो यहां पे आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि अगर मान लो एक टॉपिक आपको नहीं भी आता, काफी सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर मुझे लॉग बिल्कुल समझ ही नहीं आता, सर मुझे ना ये फंक्शन का क्वेश्चन होता ही नहीं, मेरा तो ज्योमेट्री में सॉलिड ज्योमेट्री बहुत वीक है। तो अगर ऐसे एक या दो टॉपिक वीक हैं और आपको नहीं भी आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैट में 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते। आपको मैंने एक्चुअल डेटा दिखाया है, उसी से आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि अगर आप 50 टू 60 परसेंटेज पेपर कर दो, कहने का मतलब है कि अगर 100 क्वेश्चन है उसमें से आप 50 टू 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दो तो आप 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो अगर आपको एक टॉपिक नहीं भी आता जिसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको छोड़ सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ पे आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी परसेंटाइल अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही जो आपने गलत थॉट बना रखा है इसको रिमूव करो एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये सोचो कि यार 100 में से 50-60 क्वेश्चंस मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, अगर मैं डेली पढ़ रहा हूं, अपना एनालिसिस कर रहा हूं, स्ट्रेटजीज बना रहा हूं, तो क्या ऐसा रीजन रहेगा कि मेरे मार्क्स ना आए? वो रीजन यही रहेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या आप बीच बीच में ब्रेक बहुत ज्यादा ला रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ स्टडीज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 60 परसेंटाइलर भी हो, अपने 10-12 में आपने 10-12 में आपका एवरेज प्रोफाइल भी है, तो भी आप 99 परसेंटाइलर कैट में डेफिनेटली बन सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें वो है कंसिस्टेंसी इज द की। कैट एग्जाम बिल्कुल भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप आए 5 दिन मेहनत करी और एग्जाम क्रैक हो गया, जैसे आप अपने कॉलेज के एग्जाम में करते हो कि एग्जाम से एक रात पहले पढ़ लिया, एक हफ्ते पहले पढ़ लिया और एग्जाम क्रैक हो गया। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। कैट जो एग्जाम है उसमें सेक्शंस ही बहुत अलग आते हैं। अगर आप आरसीज देखोगे, आप एलआरडीआई देखोगे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कंसिस्टेंटली तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका इंप्रूवमेंट आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे आते हैं कहते हैं सर मेरे मॉक में तो नंबर ही नहीं आ रहे, मैं क्या करूं। मैं भाई ये बोलता हूं कि अगर आप हर एक नए मॉक में सिर्फ एक क्वेश्चन इंप्रूव कर रहे हो, मतलब सिर्फ 3 मार्क्स से आप बेटर हो रहे हो, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप उस 50% के बेंचमार्क को क्रॉस करके 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। एंड हमेशा ध्यान रखो, और आपके सामने इतना अच्छा एग्जांपल है कि पूरे दिन ये मत सोचो कि कैट में 99 कैसे लाना है, कैट में 100 कैसे लाना है, कैट मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। नहीं, यू हैव टू डोमिनेट द माइक्रो एंड दैट विल हेल्प यू टू डोमिनेट द मैक्रो। जो आप लॉन्ग टर्म बार बार सोच रहे हो ना, आपने एक बार ही गोल बना लिया मुझे इतना अचीव करना है, उसके बाद अपने हर दिन के एफर्ट को काउंट करो, उसको मेजर करो। अगर आप ये देखोगे ना मेरा 6 महीने बाद क्या रिजल्ट आएगा, फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आप ये सोचोगे आज मैंने मॉर्निंग में ये टारगेट बनाया था कि मुझे मैथ्स में परसेंटेज पढ़ना है, क्या शाम तक मेरे टॉपिक फिनिश हुआ, इस तरह से आप अपने माइक्रो फैक्टर्स को डोमिनेट कर पाओगे और यहां से आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर आप आज 1 पे हो और आप आज का दिन वेस्ट कर देते हो और ऐसे करते करते आप अपना 1 साल वेस्ट कर देते हो, तो आप 1 पे थे और 1 पे ही रहोगे। लेकिन अगर आप डेली अपने आप को सिर्फ 1% बेटर करते हो, सिर्फ 1%, आज आप 1 पे हो, कल आपने अपने आप को 1% बेटर करा, परसों आपने अपने आप को 1% बेटर करा, तो 365 डेज बाद आप अपने 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन जाओगे। ये कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा, ये मैथमेटिक्स है और आप खुद यहां पे देख सकते हो। तो कांस्टेंट एफर्ट्स डालने हैं और आपको अपने माइक्रो फैक्टर जो है कि मेरी डेली कैसी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, मैं डेली कितना इंप्रूव कर रहा हूं, एक मॉक में क्या है, 1 स्टेप एट अ टाइम करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत बेटर रिजल्ट्स देख पाओगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एवरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट। आप क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल को बिल्कुल भी सेम तरीके से नहीं पढ़ सकते हो। कैट में अगर आप देखोगे, पर्टिकुलरली कैट की अगर मैं बात करूं, उसके बाद अदर एग्जाम्स का आपके साथ डिस्कशन करूंगा, तो कैट में अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब भाई कैट में क्वांट्स बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल का पेपर देखोगे, आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, मॉडरेट रह गया क्वांट्स का लेवल। मतलब अब ऐसा नहीं रहा कि अगर कोई इंजीनियर है तो उसके एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उसका मैथ्स स्ट्रांग है, नहीं। अब जो कैट है ना वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखता है क्वांट सेक्शन में। वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे एंड आपको अपना आंसर निकालना होगा, ठीक है। दूसरी जो बात, अगर एलआरडीए की बात करूं, एलआरडीए डेफिनेटली कैट का एक टफेस्ट सेक्शन माना जाता है क्योंकि भाई ये एक ऐसा सेक्शन है जो बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होता। एंड इसके साथ ही मैंने नोटिस किया है चाहे इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो एलआरडीए में ना टॉपिक्स तो डिफाइंड है, बट कैट में क्या टॉपिक आता है आपको पता नहीं है। एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, ऑकवर्ड पजल्स, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है।
तो इस पे कमांड बनाने के लिए आपको हर दिन 1 से 2 सेट सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वांट्स की बात करूं तो डेली आपको कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स ट्रिक्स सीखने में लगे रहते हैं क्वांट्स की, वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चाहे वो अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हो, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, ज्योमेट्री हो, एल्जेब्रा हो, मॉडर्न मैथ्स हो, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए और हर एक टॉपिक पे आपने 40-50 क्वेश्चंस करे होने चाहिए ताकि हर टाइप के क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो पाओ। एंड वर्बल की अगर मैं बात करूं तो वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जिसको सबसे ट्रिकीएस्ट सेक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यार आप एक बार को क्वांट्स में श्योर हो सकते हो कि मेरे क्वेश्चन सही है। एलआरडीए में भी अगर आपने एक सेट पूरा का पूरा बना लिया तो आपके 4 क्वेश्चंस का आंसर आ जाता है, लेकिन वर्बल में मैंने नोटिस किया बच्चे काफी बारी आते हैं और कहते हैं सर मैं 100% कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाता अपने आंसर्स में, चाहे वो आरसीज हो चाहे फिर वो नॉन आरसीए क्वेश्चन हो जिसमें आपका पैरा जंबल्स हो गया, पैरा समरी हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया। तो वर्बल इंप्रूव करने की बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। वर्बल आपसे बहुत ज्यादा रीडिंग मांगता है, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी पड़ेगी डेली 40 मिनट 45 मिनट। इसका रिजल्ट आपको 1 डे में 1 वीक में नहीं दिखेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल रिजल्ट दिखेगा जब आपके 6 मंथ्स हो जाएंगे, जब आप बहुत जल्दी से चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे। आरसीज को पूरा रीड नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन से ही आप मेन आइडिया पूरा का पूरा पैसेज का डिकोड कर पाओगे। आप इन्फ्रेंस बहुत जल्दी निकाल पाओगे जब आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स का आइडिया होगा, डिफरेंट जॉनर्स पढ़ोगे, डिफरेंट टॉपिक्स डेली पढ़ोगे। और रीडिंग के लिए और जब आप वर्बल में प्रैक्टिस करोगे तो आरसीज आपको काफी ज्यादा करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या चीज पे फोकस करना है, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, और जितना ज्यादा आप एग्जीक्यूट करोगे मतलब जितने आरसीज आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी डेवलप होगी। हर दिन का एक टारगेट बनाओ कि एक आरसी मुझे डेली सॉल्व करना ही करना है। और इसके साथ ही अगर मैं जनरल नॉलेज सेक्शन की बात करूं जो अदर एग्जाम्स में आता है, जैसे आपका आईएफटी हो गया, आपका जैट का पेपर हो गया, आपका सीमैट हो गया, टिसनेट हो गया, इसमें आपका जीके का सेक्शन भी आता है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एकदम से एंड मोमेंट पे पूरा का पूरा स्टैटिक जीके पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आप नहीं कर सकते। तो आप एक हैबिट बना सकते हो कि मंथली अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाओ एंड उनको रिवाइज कर लो, सो दैट लॉन्ग टाइम तक वो आपको रिटेन रह पाए। जब आप एग्जाम टाइम में उनको रिवाइज करो तो आपकी वो सबकॉन्शियस मेमोरी में ऑलरेडी हो, जिससे आप बेटर एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाओ। तो हर एक सब्जेक्ट की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है। कभी भी गलती से भी ये मत सोचो मुझे डेली 3 आवर्स ही पढ़ना है, डेली मुझे 4 आवर्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं होता। जब आप अपने आप को प्रेशराइज करते हो ना तो आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता। तो आपको हमेशा स्टडी बाय टॉपिक करना, आपको ये सोचना है यार आज का मेरा टारगेट है परसेंटेजेस के 40 क्वेश्चंस करूंगा। अब उन 40 क्वेश्चन को आपको समझना है। अब आप वो 1 आवर में सॉल्व करो, 2 आवर्स में सॉल्व करो, 3 आवर्स में सॉल्व करो, जितनी देर में आपका टॉपिक अचीव हो जाए आप अपना टॉपिक फिनिश कर सकते हो। तो टाइम बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, टॉपिक बेस्ड स्टडी करनी है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करो। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं 6 मंथ में इतना अचीव करना चाहता हूं, उसमें यार थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ पाती। लेकिन अगर आप ये टारगेट रखो कि मेरा फर्स्ट मंथ का ये गोल है, मेरा सेकंड मंथ का ये गोल है, मेरा थर्ड मंथ का ये गोल है, तो इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है एंड आप देखोगे आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बेटर होती चली जाएंगी। तो सबसे पहला जो फेस है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चाहे वो क्वांट्स के सारे फॉर्मूलेज हो, उनके पीछे का लॉजिक हो, एलआरडीए में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो टेबल हो, मिसिंग टेबल हो, लीनियर अरेंजमेंट हो, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो, ट्रूथ एंड लाई हो, आपको पता होना चाहिए भाई नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है, राउंड रॉबिन का क्या मतलब होता है। तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। जब आपने कॉन्सेप्ट को सीखा तो हर एक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में क्या आएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी चाहिए, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है एंड आपको ये भी लगता है कि हाँ यार मेरा सिलेबस कंप्लीट है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती है। तीसरा जो आपका फेज है वो है बिल्डिंग स्पीड। स्टार्टिंग से शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना होता है। फेज 3 आपका होता है बिल्डिंग स्पीड, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करते हो। जैसे आपकी ऑप्शन अप्रोच से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकते हैं, एलिमिनेशन अप्रोच से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, क्या मैं अप्रोक्सीमेशंस को यूज कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें आप फेज 3 में लाते हो, जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स ट्राई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हो, और उसके बाद आप देखते हो कि आपकी जो स्पीड है वो बेटर हो रही है। अगर हम फेज 4 में आए देन आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट कैसे करते हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला, आप टॉपिक वाइज टाइमर टेस्ट देते हो ताकि आपको यह पता चल पाए कि एक लिमिटेड टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। स्टेप 2 होता है सेक्शनल टेस्ट करना, एक पूरे के पूरे सेक्शन का टेस्ट करना जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं हर एक टॉपिक के। अगर आप क्वांट्स का सेक्शन दे रहे हो, एलआरडीए दे रहे हो, उससे आपको आइडिया लगता रहता है कि एक पूरे सेक्शन की क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
क्या अप्रोच होनी चाहिए, मेरे सामने जो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे डील करना। और तीसरा स्टेप होता है फुल लेंथ मॉक, जिसमें आप ये सीख पाते हो कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने और कितने क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करना है, मेरा स्ट्रेंथ एरिया क्या है, मेरा वीक एरिया क्या है। तो अगर आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली एक बेटर रिजल्ट देख पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉक्स में आपको अपनी एबीसी स्ट्रेटजी बनानी है। हर एक स्टूडेंट की एबीसी स्ट्रेटजी अलग होती है, लेकिन मॉक्स आप देते रहो, क्योंकि मॉक्स को देख के काफी सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा दैट मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, मॉक से स्कोर से आप डीमोटिवेट नहीं होते हो। तो एबीसी स्ट्रेटजी क्या है? एबीसी स्ट्रेटजी में ए होता है अभी करो, बी होता है बाद में करो, एंड सी होता है छोड़ दो। इसका क्या मतलब हुआ? आपने देखा होगा जब भी आप कैट का मॉक देते हो ना, तो वहां पे नीचे ऑप्शन होता है रिव्यू, है ना, क्लिक ऑन रिव्यू। तो जैसे मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, अब आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अभी करो का मतलब ये कि क्वेश्चन देखते आपको पता है इस क्वेश्चन को मैं विद इन 30-40 सेकंड्स आंसर निकाल सकता हूं, आप उसको सॉल्व कर दो। फिर आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता है मैं सॉल्व तो कर सकता हूं बट शायद टाइम लग जाए, तो उनको आप रिव्यू पे क्लिक कर दो एंड बाद में करो, सो दैट आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। और तीसरा होता है छोड़ दो। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एकदम बाउंसर है आपके लिए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता क्या करना है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर दो। फिर जब आप पूरा सेक्शन एक बार देख लो, जब आप वो वाले क्वेश्चंस कर लो जो आपको अभी करो वाली कैटेगरी में आते हैं, फिर जो आपका टाइम बचता है उसमें आप बाद में करो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो एंड सी वाली कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को आप टच ही नहीं करते हो। तो इस स्ट्रेटजी से मैंने देखा है मेरा खुद का पर्सनली भी एंड बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी रिजल्ट काफी ज्यादा बेटर हो पाता है। तो ये स्ट्रेटजी डेवलप तभी होगी जब आप बहुत सारे मॉक्स लिखोगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वो है प्रोफाइल बिल्डिंग। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सर मेरा 10th में कम है, मेरा 12th में कम है, मेरा ग्रेजुएशन में कम है, क्या मैं प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए 4 सर्टिफिकेट कोर्स कर लूं, 2 लैंग्वेज कोर्स कर लूं? देखो जो प्रोफाइल है आपकी वो आपकी बाद में काम आएगी। देखो कुछ कॉलेजेस इंडिया में ऐसे हैं जो आपकी प्रोफाइल 10 12 ग्रेजुएशन स्कोर देखते ही नहीं है। देखो मुझे पता है कि अगर किसी का 10 12 कम है उसके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है सर अगर मैं 99.99 भी ले आऊं तो क्या मुझे अहमदाबाद बेंगलोर से कॉल आ जाएगी? इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन कैट की एक बहुत मेजर वेटेज होती है जितने भी कॉलेजेस की शॉर्टलिस्टिंग आती है। तो अगर आप कैट में स्कोर करते हो, आप कैट में 99 प्लस लेके आते हो, तो मोस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस से आपको कॉल आ जाएगी। एंड काफी सारे तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो सिर्फ आपका कैट का ही रिजल्ट देखते हैं। जैसे अगर आप एफएमएस देखोगे जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है, ठीक है। एंड ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी प्रोफाइल अगर एवरेज भी है बट कैट में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो तो आपको वो कॉल कर देते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीपल आईएम्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली प्रोफाइल की बात करें तो आपके ना कुछ मेजर पैरामीटर्स काउंट होते हैं, जिसमें आपका 10th काउंट होता है, 12th काउंट होता है, आपका ग्रेजुएशन का स्कोर काउंट होता है, आपका कैट का स्कोर काउंट होता है, एंड आपका वर्क एक्स काउंट होता है, एंड इसके अलावा आपका जेंडर डाइवर्सिटी काउंट होता है, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ द जो आईएम्स है वो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग निकालते हैं। आपके इंटर्नशिप के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ नहीं मिलते हैं। आपका जो वर्क एक्स है वो भी आफ्टर ग्रेजुएशन ही कंसीडर होगा। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं सर 3rd ईयर में मैंने 1 साल का जॉब किया तो वो काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा? आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपका जो वर्क एक्स है वो काउंट होगा, वही कंसीडर किया जाएगा। अब जो इंटर्नशिप्स होती हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जो आपने एनजीओ में पार्टिसिपेट किया है, जो लाइव प्रोजेक्ट है, इसका क्या रोल है? ये आपका काम आता है जब आप इंटरव्यू में बैठते हो। जब आप इंटरव्यू में बैठते हो आपका रिज्यूमे काफी स्ट्रांग होता है, तो वहां पे आपके कन्वर्जन के चांसेस बहुत बेटर हो जाते हैं। एंड इसके अलावा कुछ कॉलेजेस हैं जो ये भी देखते हैं अलॉन्ग विद दिस, जैसे आपका एसपी जैन हो गया, या आपका गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, आपका ग्रेट लेक्स हो गया, आपका वेलिंगर हो गया। तो ऐसे कुछ कॉलेजेस है जो आपका प्रोफाइल भी देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो आप प्रोफाइल बना रहे हो बहुत बढ़िया, आपने इंटर्नशिप्स कर ली, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन कैट में 99 की जगह आपका स्कोर रह गया 79, तो ये बात मान के चलो कोई आपको कॉल नहीं करेगा। एंड अगर आपका कैट में 99 आ गया एंड आपने प्रोफाइल के लिए कुछ भी नहीं किया, तो भी आपको काफी सारे कॉलेजेस से कॉल आ जाएगा। तो यहां से पॉइंट क्या सीखे हम लोग कि देयर शुड बी नो प्रोफाइल बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन में बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपके पास वीकेंड में कोई एक्स्ट्रा टाइम है, आपको डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, तो आप कोई इंटर्नशिप कर सकते हो, तो आप कोई लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, वहां पे सेंस बनता है। बट अगर आप कैट की प्रिपरेशन को छोड़ के आज आपको कैट का मॉक देना है, लेकिन आपने कहा आज मैं मॉक इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है,
तो आप गलत ट्रैक पे हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको चीजें बताई हैं कुछ इंपॉर्टेंट, एंड इसके साथ ही अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या सीक्रेट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, चाहे वो कैट हो, आईएफटी हो, टिसनेट हो, सीमैट हो, सीटी हो, क्या पूरी की पूरी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो 5 स्टेप प्रोसेस मैंने बना रखा है, जिसमें पहला स्टेप, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 50 से 75 क्वेश्चंस। आपको 50 से 75 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओ। देन आपको अपनी स्पीड बिल्डिंग में काम करना है, जिसमें ऑप्शन अप्रोच, जिसमें एलिमिनेशन मेथड, जिसमें सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, जिसमें आप अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें यूज करके अपनी स्पीड को फास्ट करते हो। देन आपका आता है मॉक्स एंड एनालिसिस। जो भी एग्जाम है, अगर आप कैट का एग्जाम दे रहे हो और वो आपका एक मेजर एग्जाम है, तो 20 से 25 मॉक, एंड बाकी अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो 10 मॉक्स आपको देने चाहिए, ताकि आप अपनी राइट स्ट्रैटेजी को डेवलप कर पाओ। एंड फिफ्थ स्टेप होता है कि सारे के सारे एग्जाम का एक इंडिविजुअल प्लान, जैसे कि मैंने कहा, हर एक सब्जेक्ट अलग होता है, हर एक एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उससे 1 महीने पहले तैयार हो जाओ, उस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल है, एंड साथ में कौन से ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं, उसकी आपको प्लानिंग करनी है। तो ये भाई आपका सीक्रेट रहता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। आप ये सब चीजें खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म देख रहे हो जो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी करा दे, तो भाई हमारा नया बैच भी लॉन्च हो रहा है। आपको पता है, जनवरी में बैच आया था आपका फाउंडेशन बैच, फरवरी में अचीवर्स बैच, मार्च में माइलस्टोन बैच, अप्रैल में आपका जो बैच था वो था बिलीवर्स बैच, एंड अब मई में आपका आ रहा है विनर्स बैच। काफी अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बाकी चारों बैचेस में। आप देखना चाहते हो किस तरह की उनकी पढ़ाई चल रही है, कैसे उनका रिस्पॉन्स है, नीचे मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, जिसमें आप सारे के सारे जो बच्चे इस समय करेंटली पढ़ रहे हैं उनका मैंने वहां पे रिव्यू डाला हुआ है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, किस तरह से पढ़ाई होती है, वो सारी चीजें। तो अब हम अपना लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट बैच इस साल का, जो 15 मई से आ रहा है, और 30 नवंबर तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बाद आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहेंगी जो 31 मार्च तक अवेलेबल रहेंगी। तो आपका पूरा सिलेबस इन एंड आउट करा दिया जाएगा। देन आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, तो जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, तब तक आप अपना रिवीजन करके, अपने मॉक्स देके उन एग्जाम्स को भी अपियर कर पाओगे। आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो हर वीक में आपकी 4 to 5 क्लासेस रहेंगी, आगे जाके इंक्रीज भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, एंड वीक में आपका एक मॉक हम लोग शेड्यूल करेंगे, जिससे आपकी स्ट्रेटजी बनती रहेगी, ठीक है। तो 4 to 5 डेज आपकी रेगुलर क्लास होगी, जो रात को 9 to 11 चलती है, जो आपके लैपटॉप या फोन कहीं भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस हमारी थोड़ी लंबी भी चलती हैं, 11 o'clock मुश्किल से ही खत्म होती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, एक एक टाइप का क्वेश्चन क्लास के अंदर कराते हैं, और हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, 3 असाइनमेंट्स मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस, जिससे आपको क्या पता चलता है डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल क्या है, हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलता है, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं, एंड आपको 24/7 डाउट फोरम मिलता है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पोर्टल पे डाउट फोरम होता है, वहां पे आप क्वेश्चन को पोस्ट कर दो, हमारी जो फैकल्टीज है वो आपको रिप्लाई कर देती हैं, ठीक है। इसके साथ ही पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, जिसमें आपका कैट एंड नॉन कैट पूरा आपका कवर्ड होता है, वो आपके घर पे आता है। 11 बुक्स का पूरा सेट है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी ज्वाइन करो, सो दैट आपको बुक्स मिल जाए। आपको पता है अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, तो बुक्स डिले भी हो रही है थोड़ी बहुत, तो जल्दी ज्वाइन करोगे तो आपको टाइमली अपनी बुक्स मिल जाएंगी। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो जाती है, आपके पोर्टल पे उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हर एक क्वेश्चन का आपको, हर एक इंडिविजुअल बच्चे का पूरा पोर्टल होता है, जिसमें आपकी पूरी रिपोर्ट रहती है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, क्या वीक एरियाज है, कहां बेटर करना है, आपके रेमेडियल टेस्ट, बहुत सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होती है। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स है, हम सबकी तैयारी कराते हैं। कैट तो रहता ही रहता है, इसके साथ आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमेट, जो भी आपके एग्जाम्स है, उन सबकी तैयारी हो जाती है। आपको जो फाइनल स्टेप होता है, उसके लिए जीडीपीआई वेट की वीडियोस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप इसमें भी थोड़ा बेटर कर पाओ। आपको टोटल 250 डेज का एक्शन प्लान मिलता है कि किस तरह से अपनी पूरी पूरी पढ़ाई को चैनलाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है, सो दैट आप बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना रिजल्ट निकाल पाओ, ठीक है। कैट एग्जाम में अप्रोक्सीमेट आपके पास 200 डेज है, बाकी एग्जाम्स अगर आप देखोगे, जैट, आईएफटी, तो 250 डेज है। तो इतना हमारा टाइमलाइन है जिसको हम लेके चलते हैं। टोटल जो फीस स्ट्रक्चर है इस बैच का, दैट इज 25,000 रुपीज, जिसमें आपकी सारी बुक्स, आपके पोर्टल, आपका मॉक्स, आपकी लाइव क्लासेस, आपके डाउट सेशन, सब कुछ आपका इंक्लूडेड यहाँ पे रहता है। अगर मैं आपको अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी बताऊं, किस तरह से हम पढ़ाते हैं अपने सारे बैचेस में, तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, मैं हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, एंड एडवांस लेवल पे जाके क्लास को फिनिश करता हूं, ताकि हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट एंड हर एक टाइप का क्वेश्चन आप क्लास में ही सीख जाओ।
क्लास होने के बाद आपको वैरायटी ऑफ बुक्स में जो क्वेश्चंस मिलते हैं, हर एक टॉपिक पे आपको अप्रॉक्सिमेट 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जो क्लास के नोट्स हैं वो भी बुक्स में होते हैं, सो दैट आप वहां से थोड़ा बहुत रेफर करके अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट पोर्टल पे मिलते हैं, जहां पे आपका डिटेल्ड एनालिसिस भी आता है, एंड वो टाइमर बेस्ड टेस्ट होते हैं जिसमें आप एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पे अपना काम करते हो। देन हमारा फोर्थ स्टेप रहता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें फुल लेंथ मॉक्स में आपको क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, किस तरह से उनको अप्रोच करना है, ये सारी चीजें भी सीख पाते हो। तो इस तरह का हमारा एक्शन प्लान रहता है। 200 डेज का अगर एक्शन प्लान की मैं बात करूं पर्टिकुलरली कैट के लिए, तो 15 में से स्टार्ट होकर 15 सितंबर तक आपका सारा सिलेबस हो जाएगा, जिसमें नॉन कैट एग्जाम्स की भी क्लासेस हो जाएंगी, जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेस हो, आपका पूरा पूरा जीके कवर हो गया। आपको पोर्टल पे भी हम डेली जीके अपडेट्स देते हैं, ताकि हर एक एग्जाम के लिए आप तैयार रहो। तो एक एक टॉपिक आप क्लास में पढ़ोगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। उसके बाद आपको वही टॉपिक अपने बुक से भी सॉल्व करना है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना है। तो आपने एक टॉपिक 3 बार यहाँ पे कर चुके हो, देन सितंबर में आप रिवीजन करते हो, जब आप उसी टॉपिक को 4th टाइम करोगे। देन अक्टूबर नवंबर में 1 मंथ की नॉन स्टॉप वर्कशॉप होती है, जिसमें डेली 3 से 4 आवर्स का आपका सेशन होता है, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 5th टाइम आपका टॉपिक प्रैक्टिस हो जाएगा। देन दिसंबर टू फरवरी आप अपने बाकी अदर एग्जाम्स को अपीयर करते हो, एंड फरवरी मार्च जीडीपीआई वैट की वीडियोस होती हैं, जिसके थ्रू आप अपना लास्ट स्टेप भी क्लियर कर लेते हो। हमारी स्ट्रेटजी अप्रोच बहुत क्लियर है, पहले बच्चे के बेसिक क्लियर हो, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से हो, उसके बाद आप एडवांस वर्कशॉप करो, जहां पे आप अपना टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस करोगे, एंड हर बच्चे का एक पोर्टल हो जहां पे वो अपने आप को इवैल्यूएट कर पाए कि मैं कहां पर स्टैंड करता हूं, ठीक है। एंड अगर आपको बुक्स बताऊं तो इस तरह की बुक्स 11 बुक्स जो आपके घर पे आ जाएंगी, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो विद इन 7 to 10 डेज आपके घर पे बुक्स डिलीवर हो जाती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसमें आपकी क्वांट्स की बुक, वर्बल की बुक, वोकैब की बुक, आरसी की बुक, ग्रामर, जनरल नॉलेज, उनकी सॉल्यूशन बुक, ये सारी की सारी आपकी स्मार्ट बुक्स हैं। स्मार्ट बुक्स का क्या मतलब हुआ कि हर एक क्वेश्चन आपकी एप्लीकेशन से भी लिंक्ड होगा, मतलब आप अपने क्वेश्चंस को एनालाइज अपने फोन से भी कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बुक्स बनाई गई हैं, सो दैट आप इनके साथ बेटर तरीके से एंगेज कर पाओ एंड ज्यादा लर्निंग आपकी हो पाए। एंड अगर मैं आपको नंबर ऑफ मॉक्स बताऊं, तो आपको फुल लेंथ मॉक्स यहां पे देख सकते हो, कैट के 25, स्नैप के 12, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट सब एग्जाम्स के मॉक मिलते हैं। वीकली आपका करंट अफेयर का टेस्ट भी होता है, डेली की जो करंट अफेयर नोट्स हैं वो भी आपको पोर्टल पे दिए जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके होते हैं, सेक्शनल मॉक्स आपके होते हैं। तो पूरा इन एंड आउट आपका प्रिपरेशन होता है, एंड आप तैयार रहते हो अपने किसी भी एग्जाम के लिए। तो अगर मैं आपको समरी बताऊं क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, तो आपकी लाइव क्लासेस, आपकी बुक्स जो आपके घर पे आएंगी, आपका पोर्टल जहां पे आपकी रिकॉर्डिंग्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, असाइनमेंट्स मिलेंगे, देन आपका डाउट फोरम जो होगा, जीडीपीआई वैट की वीडियोस जो होंगी, वो सब चीजें आपको मिलेंगी, एंड इसके अलावा कैट रिवीजन वर्कशॉप, एंड बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एक्शन प्लान आपका क्या रहना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट होता है। क्लासेस भाई अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स की, एलआर की, डीआई की, जीके की मैं कंडक्ट करता हूं, एंड अनुभव सर आपका इंग्लिश का सेक्शन हैंडल करेंगे। डेमो क्लास अगर आपको देखना है तो मैंने एक एक्चुअल क्लास ही मैंने अपलोड कर दिया, ताकि आपको बिल्कुल ये पता चल जाए कि हमारी क्लासेस में पढ़ाई कैसी होती है। तो वो पूरी अप्रोक्सीमेट 3 आवर्स की क्लास है, उसको अटेंड करो, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा किस तरह से हम टॉपिक को बेसिक से उठाते हैं। मेरी कोशिश रहती है लॉजिक ज्यादा बिल्ड कर पाऊं आपके, एंड आप रट्टा ना मारो, सो दैट आप बेटर तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओ। इसके साथ ही मैंने अदर टॉपिक जैसे एलआरडीए, वर्बल, उनके भी लिंक्स डाल दिए हैं रिवीजन वीडियो से, जिससे आपको हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी आइडिया लग जाएगा। इस तरह का आपका क्लासरूम होगा, आप क्लास के अंदर टीचर से चैट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग होती रहती है जो आपको मिल जाती है, ठीक है। एंड बच्चे इस समय कैसा पढ़ रहे हैं, कैसे उनकी प्रिपरेशन चल रही है, उसके मैंने रिव्यूज का लिंक डाला हुआ है, आराम से वहां पे आप देखो, एंड देखो बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, सो दैट आपको भी पता चले कि किस टाइप के बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, तो भाई एकदम राइट प्लेटफॉर्म आपके पास है। हर चीज हम आपके लिए स्ट्रक्चर करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एक चीज आपको लेके आनी है अपनी तरफ से, वो है कमिटमेंट। आपको भाई यहाँ सीरियसनेस दिखानी होगी। हमारे यहाँ पढ़ाते थोड़ा ज्यादा है, असाइनमेंट ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा कराते हैं, ताकि रिजल्ट्स बेटर आ पाए। तो उसी अप्रोच के साथ आपको भी वो कमिटमेंट दिखाना है कि हाँ मैं भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं एक ज्यादा अच्छे कॉलेज में जा पाऊं। इस तरह का एक्शन प्लान आपके सामने रहता है, जिसके थ्रू हर दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा टॉपिक है, क्या असाइनमेंट है, वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर रहती है। और यही रीजन है कि इतने सालों से
टॉप रिजल्ट्स हमारे इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं। आज की डेट में जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में स्टडी बस के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो कैट हो, जैट हो, आईएफटी हो, जिसके भाई मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूं। आईएम अहमदाबाद के बहुत सारे बच्चे को कॉल आई है, निहारिका, अंशुल, अभिलाष, जो लाइव क्लासेस के स्टूडेंट रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे कैट के परसेंटाइल, टॉप परसेंटाइल हमारे यहाँ से निकले हैं 99.6 परसेंटाइल, एंड इसके बाद समक्ष 99.56 परसेंटाइल आप देख सकते हो। थैंक यू स्टडी बस फॉर द क्लासेस, कीप डूइंग द गुड वर्क एंड मेंटेन द सेम रेगुलरिटी। दिव्यम तांतिया 99.31 percentile, great for overall preparation. Then Gautam Rai 99.16, I have never had teacher like you and I am so thankful every day. Then Rahul Kumar 99.0 percentile, 98.81, इसी तरह से 98.74। देन आप देख सकते हो ओजस माथुर 98.73, then Sajal 98.64 percentile, Anshul 98.64 percentile. I am glad that I associated myself with the study bus. Then मुरली मोहन 98.56 परसेंटाइल जिनका आया है, आई कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड विद इन सेकंड्स, आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरी सीरियस एस्पिरेंट टू एनरोल इन स्टडी बस क्लासेस। देन Mimanshan 98.47 परसेंटाइल, 30 60 90 second rule help me determining what is the approximate time I should take to solve a question. Ankit Kumar 98.29 percentile, the content provided by the team was amazing, 98.27 percentile, thank you study bus for amazing guidance। एंड इसी तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे 98, 97, 96, 99 परसेंटाइलर्स हमारे यहाँ से हर साल निकलते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट में जाते हैं। लेकिन बच्चों का उतना ही एफर्ट रहता है भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऐसा रिजल्ट निकल पाएगा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो 96.08, 95, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसके अलावा काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक अलग जर्नी होती है, जिन्होंने लास्ट ईयर कैट दिया होता है जिसमें 50 60 आई होती है, आज की डेट में उनका 90 प्लस है, 95 प्लस है, एंड वो भाई बिलीव नहीं कर पाते कि इतना अच्छा उन्होंने इंप्रूवमेंट करा विद इन 1 ईयर, एंड आज की डेट में वो टॉप 20 30 कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप एनमैट देखोगे 274 मार्क्स, 259, आपको पता है 225 235 के आसपास कट ऑफ गई थी एनमैट एग्जाम की, जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, लेकिन हमारे यहाँ से बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाए हैं। तो आप देख सकते हो 254, 252, 248, देन 251, 246, 245, 243, 243, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्कोर इसी तरह का है। देन जैट में आप देखोगे 99.69, 99.65, 98.8, 97.63, 97.59, इस तरह के रिजल्ट्स जैट में भी रहे हैं। इसके अलावा आईएफटी में बहुत सारे कॉल गेटर्स रहे हैं जिनका भाई प्रोसेस चल रहा है। देन प्रांशु सिन्हा, युगल, अजितेश, अक्षय, सौरभ सर्कल, ये सारे भाई हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके आईएफटी कॉल है। देन स्नैप के आप देख सकते हो मल्टीपल 99 परसेंटाइलर्स, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों के नाम, एंड इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया। आज की डेट में वो स्नैप के टॉप कॉलेजेस में एंटर कर रहे हैं। इसी तरह से सीमैट की ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहाँ से निकली थी। इसके अलावा सीमैट के और भी 99.9 परसेंटाइलर्स हैं जिनको टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला था। देन टिस में बच्चों ने एग्जाम को क्रैक किया है। देन एक्सजीएमटी में हमारे यहाँ से टॉपर्स निकले हैं। तो हमारा फोकस यही रहता है कि सारे के सारे एग्जाम्स आप दो एंड किसी ना किसी 2 3 एग्जाम में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाओ। और इसी वजह से आज की डेट में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे अपनी एमबीए परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हो, पढ़ना चाहते हो, तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको गोल्डन रूल्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उनको डेफिनेटली ध्यान रखना है। एंड उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, नीचे डेमो लिंक है, आराम से पहले देखो, आपको समझ में आए तो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, जो रूल्स बताए उनको फॉलो करके अपनी तैयारी करते रहो। तो अगर आपको कोर्स की डिटेल चाहिए, डेमो क्लास चाहिए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर, या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।